हेलो बच्चों। तो अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th का तैयारी करना चाह रहे हैं और 2026 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आपको कोई भी तैयारी नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं आपको इतिहास का चैप्टर 1। इतिहास के चैप्टर 1 में है यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास का चैप्टर जो 1 जो है क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब इसमें देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप क्या है, एक बहुत ही बड़ा महादेश है। उसमें बहुत सारे, उसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। महादेश क्या होते हैं, जिसके अंतर बहुत सारे कई देशों को मिला करके एक महादेश बनता है। तो उसे हम लोग क्या है, एशिया, भारत देश जो है एशिया महादेश में आते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना, यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगा, कैसे पनपा, सो आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है ना, उसी को आपको लेकर के चलना है। उसी प्रश्न को लेकर के चलना है और याद करना है। कैसे याद होगा, देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है। पहला प्रश्न आपको है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, देखिए राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश, और वाद माने लगाव। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति, अपने किसी भी व्यक्ति को अपने देश के प्रति लगाव और सोच की भावना को न राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब आपको अपने देश के प्रति प्रेम है, वो राष्ट्रवाद है। आपको अपने परिवार के प्रति प्रेम है तो परिवारवाद है। समाज के प्रति प्रेम है तो समाजवाद है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रवाद का अगर जब आप पूछे कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, तो आपको क्या जवाब देना है, अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यह सामाजिक स्तर पर होता है, धार्मिक स्तर पर होता है, इस स्तर पर यह देखने को मिलता है राष्ट्रवाद की भावना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। मतलब जर्मनी, देखिए यूरोप में एक देश है जर्मनी, यूरोप माने यूरोप महादेश में एक देश है जर्मनी। तो जर्मनी में एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण करने में बाधा क्या था। मतलब जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे राज्य को मिलाने में क्या समस्या था। जर्मनी देश को, जर्मनी देश जो था ना, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था, उसको मिलाने में सबसे बड़ी समस्या क्या था, वही आपको लिखना है। तो जर्मनी में एकीकरण की बाधाएं बहुत सारी थी, निम्नलिखित थी, लिख देंगे क्या बाधाएं थी, निम्नलिखित थी। जर्मनी में बहुत सारे 300 छोटे छोटे राज्य थे। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। छोटे छोटे राज्य 300 है। अब मान लीजिए कि 2-4 राज्य है या 100 राज्य या 50 राज्य है, छोटा छोटा है, तो उसको आप जल्दी एकीकरण कर लीजिएगा। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक बनाना, एकजुट करना। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एकजुट करना। तो जर्मनी को एकीकरण करने में सबसे बड़ी समस्या था कि वह छोटे छोटे कई राज्यों में, 300, लगभग 300-400 राज्यों में बटा हुआ था, जिसको एकीकरण करने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अगला पॉइंट क्या लिख लेंगे, उनमें राष्ट्रीयता का अभाव। वो 300 छोटे बड़े राज्य थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लोग एक दूसरे से मेल से नहीं रहते थे, लोग अपने धर्म पर लड़ाई करते थे, अपने जाति के लिए लड़ाई करते थे। तो इस कारण से जर्मनी में एकीकरण करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उसके बाद धार्मिक मतभेद, सभी लोगों में धर्म के आधार पर मतभेद था। तुम हिंदू धर्म के मानने वाले हो, तुम कैथोलिक धर्म के मानने वाले हो, तुम ईसाई धर्म के मानने वाले हो, माने मतलब कि अलग अलग धर्म के प्रति क्या था, मतभेद था। सभी लोग अपने धर्म को ही ऊंचा मानते थे, किसी दूसरे धर्म को ऊंचा नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से जर्मनी को एकीकरण में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। समझे, जो मेन समस्याएं थे हम आपको लिख दिए। देखिए ये सभी प्रश्न जो है 2 नंबरी है, तो 2 नंबरी में ज़्यादा लॉन्ग टाइप में नहीं लिखना है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख करके निकल जाना है। तो ये यही लिख देंगे, जर्मनी के एकीकरण में निम्न बाधाएं थी, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, धार्मिक मतभेद। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक, देखिए मेटरनिक जो क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया भी जो है यूरोप का ही एक देश है। ऑस्ट्रिया क्या है, यूरोप का एक देश है। तो आपको अगर पूछेगा कि मेटरनिक युग क्या है, देखिए मेटरनिक युग मतलब मेटरनिक का युग, युग माने क्या होता है, काल, समय। मतलब मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जितना दिन से लेकर जितना दिन तक, जब से जब तक शासन किया, उसी युग को मेटरनिक युग की कहा जाता है। तो यह कब से कब तक शासन किया था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था,
ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक 1815 से लेकर के 1848 तक ऑस्ट्रिया में क्या किया था, शासन किया था, माने राज किया था, शासन चलाया था। उसी काल को 1815 से लेकर के 1848 के काल को हम मेटरनिक युग कहा जाता है। जिस समय जिस काल मेटरनिक शासन किया था उसी युग को, उसी काल को मेटरनिक युग कहा जाता है या मेटरनिक काल कहा जाता है। अब मेजनी कौन था? देखिए मेजनी जो था, मेजनी वो इटली देश के एकीकरण में ना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेटरनिक जो था, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो क्या था? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, राजनीतिक था, क्या सेनापति था, योग्य सेनापति था। सेनापति के मतलब क्या? जो सेना का क्या करता है, देख रेख करता है, जिसके इशारे पर सेना चलता है। तो इटली के सेनापति था मेजनी, और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मतलब कि वह अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्वाभाविक बात है, सेना है तो राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा ही। सेना वैसे ही थोड़ी बन जाता है। सेना बनने के लिए आपको अपने देश के प्रति लगाव होना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप सेना बन सकते हैं, वैसे आप सेना नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर पूछा कि मेजनी कौन था तो आप क्या कहिएगा? मेजनी जो था वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। इटली के एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्यकार था और योग्य सेनापति था, सेना का योग्य से बहुत अच्छा से निर्वहन करता था। तो इस प्रकार से ये इतिहास के पहला चैप्टर से 4 प्रश्न बताएं। अब अगला प्रश्न का जवाब हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको हम यहाँ पे बताएंगे। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, इतिहास से सभी विषय का हम आपको इस चैनल पे डाल देंगे। अगर आपको अच्छा लाना है, अच्छा नंबर से पास होना है 2026 के एग्जाम में, तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।